नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ रूम पोस्ट पर। मैं हूं प्रशांत भारद्वाज। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज एमपी की सभी 230 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, मतदान हो रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग आज 70 सीटों पर हो रही है। तो आज दोनों ही राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। दोनों राज्यों के लोग अपने अपनी जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर पोलिंग बूथों में जाकर मतदान कर रहे हैं। और सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि जो नेता, जो दिग्गज चेहरे इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, उनके लिए भी आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें फिर अगर हम एमपी की बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम आप कह सकते हैं उसमें शामिल है, क्योंकि कई सारे केंद्रीय मंत्री भी ऐसे हैं जो जिनका जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और उनकी भी जो साख है वो एक तरीके से दांव पर लगी हुई है। भले ही वो एक उम्मीदवार के तौर पर मैदान में ना उतरे हों, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि वहां पर जो असर उनका जो है वो, क्योंकि लोकसभा सीटों को कवर करता है तो उसके साथ ही विधानसभा भी, एक लोकसभा सीट में कम से कम 5 या 6 विधानसभा सीटें आती हैं, तो उसका भी प्रभाव आपको देखने को जरूर मिलता है। इस वजह से कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी साख इस बार इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि किन किन सीटों पर आज जो है वो वोटिंग हो रही है। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की तो वहां पर दूसरे चरण का आज मतदान है। आपको याद होगा 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ था, वहां 20 सीटों पर कुल 90 विधानसभा की वहां पर सीटें हैं, और आज 70 विधानसभा सीटों पर वहां पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसके लिए वहां 958 उम्मीदवार जो हैं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 827 पुरुष हैं और 130 महिलाएं हैं। इसके अलावा एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार है। और समय जो है मतदान का वो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी सीटों पर अलग अलग रखा गया है। लिहाजा अगर बिंद्रानवागढ़ की जो विधानसभा सीट है वहां पर 9 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी और दोपहर 3 बजे तक ही मतदान वहां पर चलेगा। इसके अलावा जो सभी विधानसभा के क्षेत्र हैं वहां पर मतदान केंद्रों के लिए 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक का समय वोटिंग के लिए रखा गया है। यानी कि कुछ एक विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर 3 बजे तक मतदान होना है, और ज़्यादातर जो विधानसभा सीट हैं वो ऐसी हैं जहां पर सुबह 8 से लेकर के शाम को 5 बजे तक मतदान होगा। यहाँ पर आप जैसा कि जानते भी हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली इलाके भी हैं, जो आदिवासी इलाके भी आते हैं, जंगल का एक बहुत सघन इलाका आता है, तो इसलिए वहाँ पर जो वोटिंग का समय है वो इसी हिसाब से उसमें अंतर भी रखा गया है। इसके अलावा कुछ हॉट सीटें अगर उनकी बात की जाए छत्तीसगढ़ में, तो पाटन विधानसभा की सीट है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वाले चरण में छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि वहाँ से खुद सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उनकी साख दांव पर लगी है। इसके अलावा अंबिकापुर की विधानसभा सीट जहां से टीएस सिंहदेव चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लोरमी की विधानसभा सीट से अरुण साव मैदान में है, जांजगीर चांपा की विधानसभा सीट से नारायण प्रसाद चंदेल उम्मीदवार हैं, और रायपुर शहर दक्षिण की जो विधानसभा सीट है वहां से ब्रिजमोहन अग्रवाल जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की विधानसभा की जो सीटें थी वो कुछ बड़ी अहम सीटें, हॉट सीटें, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा सुबह 9 बजे तक का जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेटा आया था उसके मुताबिक जो मतदान प्रतिशत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5.71% वोटिंग जो थी वो छत्तीसगढ़ में दर्ज हुई, और मध्य प्रदेश में 11.83% की वोटिंग दर्ज हुई। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आगे चल रहा है, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि मध्य प्रदेश की तमाम सभी सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, और छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर वोटिंग है। वहां पर नक्सली इलाकों का भी प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि मध्य प्रदेश में वैसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से वहां पर अभी तक जो है जनता वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग के लिए बाहर निकल रही है। इसके अलावा एमपी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं उनकी कुल संख्या 64,626 है, जिनमें कि कुछ ऐसे पोलिंग सेंटर्स हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने क्रिटिकल पोलिंग सेंटर के तौर पर नामित किया था। तो इस तरह के 17,032 जो हैं वो पोलिंग सेंटर हैं कि मतदान केंद्र हैं। इसके अलावा 42,000 मतदान केंद्रों पर इस बार एमपी में वेबकास्टिंग और सीसीटीवी से निगरानी रखे जाने की भी सुविधा चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। इसके अलावा 23,510 व्हीकल्स ऐसे हैं, वाहन ऐसे हैं जिनमें जीपीएस डिवाइस लगाई गई है, और 100 मीटर के अंदर अंदर
प्रचार नहीं किया जाएगा। इस तरह का नियम चुनाव आयोग की तरफ से बनाया गया और न ही किसी तरीके की सामग्री आप लगा सकेंगे। और 847 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम तैनात की गई है, 997 स्टैटिक सर्विलेंस की टीम तैनात की गई है, एक एयर एम्बुलेंस भी तैनात की गई है और 2 हेलीकॉप्टर्स भी इस बार जो है वो एमपी में विधानसभा चुनाव के दौरान जो है तैनात रहेंगे। इसके अलावा एमपी की अगर हॉट सीटों की बात की जाए, जैसे मैंने अभी आपको छत्तीसगढ़ की बताई थी, और एमपी की जो बड़ी और अहम सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा तो आप जैसा कि जानते भी हैं बुधनी की सीट है, जहां से खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा की सीट जो नंबर 2 पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहां से कांग्रेस के जो सीएम कैंडिडेट सबसे प्रबल कैंडिडेट हैं और कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं और प्रमुख चेहरा है कांग्रेस का राज्य में, कमलनाथ, वो छिंदवाड़ा की सीट से इस बार उतरे हुए हैं, जो उनकी परंपरागत सीट है। इसके अलावा दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनको बीजेपी ने टिकट दिया था इस बार, तो दिमनी से वो उतरे हुए हैं। दतिया से नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जिनको लेकर के इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे कि क्या बीजेपी उन्हें सीएम फेस के तौर पर आगे करेगी, लेकिन आज जब वो वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकले तो जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया और इन तमाम अटकलों पर विराम भी लगा दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं किसी भी तरह से सीएम पद की रेस में नहीं हूं, पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी सौंपेगी मैं उसको पूरी तरीके से निभाऊंगा, लेकिन बात अगर आप सीएम पद की करेंगे तो फिर उसके लिए शिवराज सिंह चौहान ही जो हैं वो पार्टी का चेहरा है और वही आगे चल करके सीएम पद के लिए चुने भी जाएंगे। इसके अलावा सीधी की जो सीट है वहां से रीति पाठक उम्मीदवार हैं। नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार के प्रहलाद पटेल वो उतरे हुए हैं। इसके अलावा इंदौर 1 की जो सीट है वहां से कैलाश विजयवर्गीय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जो बीजेपी का एमपी की सियासत में एक कद्दावर चेहरा माने जाते हैं। इसके अलावा जबलपुर पश्चिम की सीट से राकेश सिंह उतरे हुए हैं, सतना की सीट से गणेश सिंह हैं और राघवगढ़ की जो सीट है वहां से जयवर्धन सिंह जो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं वो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। राघवगढ़ की जो सीट है वो दिग्विजय सिंह की परंपरागत सीट रही है, वहां से वही चुनाव लड़ते अभी तक आ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बेटे को मौका दिया है। तो और कहीं ना कहीं इससे जो है कांग्रेस में परिवारवाद को लेकर के जो सवाल उठते हैं उसको भी एक तरीके से बल मिलता है कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह ने अपने ही बेटे को इस बार वहां पर चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एमपी की भी कुछ ऐसी सीटें हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन एमपी की भी कुछ ऐसी सीटें हैं जो नक्सल प्रभावित सीटें मानी जाती हैं, जो बॉर्डर एरिया है, जो सीमांत जिले हैं मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से सटे हुए, वहाँ पर 3 बजे तक ही वोटिंग होगी और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू वहाँ पर हो चुकी है, 3 बजे तक वोटिंग होगी। कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जैसे कि लांजी की विधानसभा, परसवाड़ा विधानसभा, बिछिया की विधानसभा, वहाँ के 47 मतदान केंद्र और इसके अलावा मंडला विधानसभा के 8 केंद्र, डिंडोरी के 40 केंद्र, ये तमाम वो पोलिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर 3 बजे तक ही एमपी में वोटिंग होने वाली है। इसके अलावा इस बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आई थी जो कि थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाली थी इस पूरी प्रक्रिया को, क्योंकि हम जब पहले चरण का मतदान हुआ था तब भी हमने देखा था कि सुकमा में किस तरीके से ब्लास्ट किया गया था और वहां पर साजिश थी चुनावी प्रक्रिया को डिरेल करने की। अब कुछ वैसा ही हमको इस छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में और एमपी के चुनाव में भी इस बार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कुछ छिटपुट ऐसी घटनाएं सामने आई, जैसे कि इंदौर से जो एक घटना सामने आई थी सुबह, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता थे जो आमने सामने आ गए, आपस में भिड़ गए और फिर उन पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। हालांकि अब जो है पुलिस ने वो सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया है, स्थिति उनके नियंत्रण में आ गई है। इसके अलावा मतदान से पूर्व पहले कुछ घंटे पहले एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के तरफ से कुछ सामग्री वहां पर बांटी जा रही थी मतदान की, जिसको लेकर के वहां पर फिर विवाद पैदा हुआ और उसी दौरान दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो आमने सामने आए और दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने थाने का भी घेराव करके जमकर हंगामा किया। पुलिस ने फिर इसके बाद में भीड़ को काबू करने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े, तो ये खबर भी आई थी। इसके अलावा दूसरी एक और खबर आई नर्मदापुरम से, जहां पर माखन नगर में बीजेपी के कार्यालय में घुस करके तोड़फोड़ की गई। बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर इस तोड़फोड़ का आरोप लगाया और पुलिस ने इस मामले में जो अज्ञात आरोपी थे उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया है और वीडियो भी इस तोड़फोड़ का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ
और इस वायरल वीडियो में कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं पुष्पराज सिंह पटेल वो दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने ही जमकर नारेबाजी भी की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग भी उठाई। फिर उसके बाद में विवाद जब बढ़ा तो पुलिस अधिकारियों ने बीएसएफ के जवानों को भारी संख्या में थाने के बाहर तैनात कर दिया। तो इस तरीके की जो छिटपुट घटनाएं थी वो सब सामने आ रही थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस दिन देश के किसी भी इलाके में, देश के किसी भी क्षेत्र में मतदान होता है तो उस दिन प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट ज़रूर आता है और वो देशवासियों को, मतदाताओं को संदेश जरूर देते हैं। और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने ट्वीट किया कि आज मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और मुझे विश्वास है कि राज्य के हर क्षेत्र के मतदाता पूरी गर्मजोशी से मतदान करेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व की रौनक को बढ़ाएंगे। इस चुनाव में पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह ट्वीट किया था। इसके अलावा एमपी के ही झाबुआ में भी बवाल देखने को मिला। वहां पर आज सुबह तो नहीं लेकिन गुरुवार की रात को जमकर बवाल हुआ था और इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे विक्रांत भूरिया, उनकी गाड़ी पर पथराव की घटना भी सामने आई थी। इसके अलावा एमपी में चुनाव जब शुरू हुए तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उसके अलावा अमित शाह ने भी, गृहमंत्री ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत की भूमि मध्य प्रदेश की प्रगति और यहाँ की जनता के हितों की रक्षा सिर्फ एक मजबूत राष्ट्रवादी सरकार ही कर सकती है। एमपी के सभी भाइयों बहनों और विशेषकर युवा मित्रों से अपील करता हूं कि प्रदेश में विकास और सुशासन की यात्रा अनवरत जारी रहे। इसके लिए आप मतदान अवश्य करें और अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। पहले मतदान फिर जलपान, जिस तरीके की बातें जो हैं वो तमाम दिग्गज राजनेताओं की तरफ से कही गई हैं। बड़ी बात यह थी कि दिमनी की जो विधानसभा सीट है, जहां से खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वो चुनावी मैदान में हैं, वो उम्मीदवार के तौर पर वहां से खड़े हैं, वहां पर दिमनी में फायरिंग की घटना सामने आई थी। ये मुरैना की सीट है, विधानसभा सीट है दिमनी। वहां से नरेंद्र सिंह तोमर जो है बीजेपी के प्रत्याशी हैं और यहाँ का जो एक गांव है मीरघान, वहां पर फायरिंग हुई थी। हालांकि ये जो फायरिंग थी ये हवाई फायरिंग की गई, लेकिन इसके बाद फिर अफरा तफरी वहां पर मच गई, भगदड़ मच गई थी, जिसकी वजह से 2 लोग घायल हो गए और वहां मतदान अभी भी जो है वो जारी है। तो इस तरीके की खबर जो है वो भी सामने आई। इसके अलावा सबको ये इंतजार था कि शिवराज सिंह चौहान कब दिखाई देंगे, वो कब नजर आएंगे। तो शिवराज सिंह चौहान भी आज सुबह नजर आए। उन्होंने अपनी पत्नी साधना के साथ में बुधनी में, जो जहां से वो खुद उम्मीदवार हैं, वहां पर उन्होंने मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे वहां और यहां से फिर वो मतदान केंद्र के लिए गए और फिर उसके बाद में परिवार समेत उन्होंने मतदान किया। इस दौरान जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वो 5वीं बार सीएम बनेंगे, तो इस पर फिर शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया कि ये बीजेपी तय करेगी, मैं एक कार्यकर्ता और जनता का सेवक हूं। तो इस तरीके का जो जवाब था वो शिवराज सिंह चौहान ने दिया वोट दे करके जब वो निकले हैं। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने भी ट्वीट करके लोगों से अपना मताधिकार बड़ी से बड़ी संख्या में इस्तेमाल करने की अपील की। इसके अलावा और भी जो अपडेट्स सामने आए, वहां पर कमलनाथ का भी बयान सामने आया। कमलनाथ भी जब वोट दे करके बाहर आ रहे थे पोलिंग बूथ से, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो है मध्य प्रदेश के भविष्य को और वर्तमान को जो है वो चौपट कर दिया है। मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, मतदाता सही फैसला करेंगे। जनता भ्रष्टाचार से और बेरोजगारी से, किसानों की समस्याओं से और छोटे व्यापारियों की समस्याओं से काफ़ी दुखी है। पूरी तस्वीर प्रदेश की जनता के सामने है। मैं हमेशा आशीर्वाद लेने मंदिर जाता हूँ। 14 साल पहले मैंने हनुमान मंदिर बनवाया था, वहाँ भी मैं जाता हूँ। तो इस तरीके की बातें कमलनाथ ने कही। और एक और जो बड़ा आरोप उन्होंने लगाया, जो बड़ी बात उन्होंने कही, वो ये कहा कि शराब और पैसा उन्होंने कल बांटा है। ये आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया और बताया कि मुझे 22-23 जिलों से ऐसी शिकायतें मिली हैं, लोगों ने मुझे वीडियो भेजे हैं कि कैसे पैसे और शराब बांटे जा रहे हैं। क्या राम मंदिर का पट्टा बीजेपी के पास है? राम मंदिर का निर्माण तभी हो सका है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश के पैसे से मंदिर बनाया गया है, देश के हर व्यक्ति का ये मंदिर है। बीजेपी हमेशा धर्म को मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। तो जैसा कि हमने बीजेपी के चुनाव प्रचार में देखा था कि राम मंदिर का मुद्दा लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा था और तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे थे कि किस तरीके से राम मंदिर अब अयोध्या में बनाया जा रहा है, बीजेपी की सरकार के दौरान बीजेपी बनवा रही है। लेकिन यहाँ पर उसी को काउंटर करने की कमलनाथ ने कोशिश की है और शराब और पैसे बांटने जैसा गंभीर आरोप जो है वो भी बीजेपी के ऊपर उन्होंने लगाया।
इसके अलावा राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया आज। उन्होंने भी जो है ट्वीट किया और कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का तूफान आ रहा है भारी बहुमत के साथ, और घरों से निकल करके लोगों से मतदान करने की अपील राहुल गांधी ने भी की है। इसके अलावा जो बड़ी बात है वो इस बार एमपी हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में महिला वोटर्स का रुख क्या रहेगा, महिला वोटर्स का रुझान क्या रहेगा, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एमपी की जो सीटें हैं इस बार, वहाँ पर 230 सीटें हैं और तकरीबन तकरीबन ये आप कह लीजिए कि आधी सीटें या एक तिहाई से भी ज़्यादा सीटें एमपी में ऐसी हैं जिन पर हम ये कह सकते हैं कि महिला वोटरों का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। और इस बार जैसा कि आप सभी जानते हैं, महिला आरक्षण का विधेयक संसद से पारित करवाया था मोदी सरकार ने, और मध्य प्रदेश में पहले से ही शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना चलती है, जिसको वो एक तरह से ट्रम्प कार्ड मान करके चल रहे हैं कि उनकी इस योजना का फायदा बीजेपी को इन चुनावों में जो है वो होगा, सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। अब कितना लाभ पहुंचेगा ये तो 3 तारीख के जो जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन इससे पहले हम ये जरूर कह सकते हैं कि महिला मतदाता बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। वो जिस तरफ जाएंगी, जिस तरफ उनका रुख होगा, वहीं पर जो है वो सरकार बनाने के लिए उस पार्टी को ही बहुमत का जो आंकड़ा है छूने में वो आसानी होगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर की सीट से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं इस बार प्रहलाद पटेल, उन्होंने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की और उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की जनता से 100% मतदान करने के लक्ष्य को छूने का आग्रह करता हूं और मेरा अनुरोध है कि मतदाताओं से कि वो मिलकर वोट करें। प्रहलाद पटेल ने दावा यह भी किया कि राज्य में 5वीं बार उनकी सरकार बनेगी और कमलनाथ हार रहे हैं। उस क्षेत्र की 7 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। 2003 में 173 सीटों से बीजेपी जीती थी और इस बार भी ऐसा ही होगा। महिला मतदाताओं का जिक्र उन्होंने भी किया और उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी को महिला मतदाताएं जीत तक पहुंचाएंगी और ये ही मतदाताएं जो हैं ये स्विंग वोटर्स हैं एक तरीके से कहा जाए तो। अभी तक ये माना जाता रहा है कि महिला मतदाताएं साइलेंट वोटर्स होती हैं, वो वोट जब देने के लिए जाती हैं फिर उसके बाद में उसका जो परिणाम है वो नतीजों में ही देखने को मिलता है, किसको उन्होंने वोट दिया ये इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा शोरगुल नहीं होता। और इस बार भी जो है कुछ कुछ ट्रेंड वैसा ही नज़र आ रहा है, बल्कि अगर हम ये कहें कि महिला हों या पुरुष हों, कोई भी किसी भी तरह के मतदाता हों, वो सभी साइलेंट वोटर्स ही हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा क्योंकि पुरुष मतदाताओं की तरफ से भी इस बार कोई बहुत ज़्यादा शोरगुल चुनाव प्रचार के दौरान देखने को नहीं मिला था। और इस बार जो है एमपी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 2533 और छत्तीसगढ़ का तो मैंने आपको बताया ही था कि 958 वहाँ से उम्मीदवार उतरे हुए हैं और इनकी किस्मत का जो फैसला है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो देखने वाली बात अब यही होगी कि हिंदी पट्टी के इन 2 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, वहाँ से 25 लोकसभा की सीटें आती हैं और जैसा कि अभी तक का जो रुझान जो सर्वे दिखाते रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि बीजेपी की जो है वो वापसी तो हो सकती है मध्य प्रदेश में, लेकिन अंतर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में, चाहे आप वोट प्रतिशत के लिहाज से देख लीजिए चाहे सीटों के लिहाज से देख लीजिए, वो अंतर बहुत कम रहेगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो ओपिनियन पोल्स में और जो सर्वेज में जो हम तस्वीर देख रहे थे अभी तक, क्या वही 3 दिसंबर को नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएगी या फिर नहीं, इस पर सभी की नज़र रहेगी। अभी के लिए इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, फिर जुड़ेंगे आपसे इलेक्शन की किसी और बड़ी खबर के साथ, उसकी चर्चा के साथ, पर तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।